नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। हरियाणा बुलेटिन में हरियाणा की खास खबरें दिखाने से पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। रफ्ता रफ्ता बढ़ रही दरारों से धंस रहा है जोशीमठ। आज गिराए जाएंगे 2 लग्जरी होटल। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ ने अनाउंसमेंट कर लोगों को हटाने का काम शुरू किया। जोशीमठ मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कहा, हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं, ऐसे मामलों के लिए चुनी हुई सरकारें हैं। मॉस्को से गोवा आ रही एक फ्लाइट में बम की खबर के बाद सोमवार रात जामनगर में कराई गई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। एयरपोर्ट पर जांच में जुटी एनएसजी की टीम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 121 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में हुई है 1 मौत। उत्तर भारत में आगे भी जारी रहेगा सर्दी का सितम। यूपी में आईएमडी ने मंगलवार को जारी किया कोल्ड डे अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 11 जनवरी की रात और 12 जनवरी की सुबह हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। निर्माता निर्देशक जेम्स कैमरून की नई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने रिलीज के 3 हफ्तों में दुनिया भर में जीता दर्शकों का दिल, बनी दर्शकों की पहली पसंद। भारत में भी कमाए 454 करोड़ रुपए। दिल्ली में 20 साल की अविवाहित लड़की ने फ्लैट में दिया बच्चे को जन्म। बदनामी के डर से जन्म के कुछ घंटे बाद ही नवजात को नीचे फेंका, हुई मौत। कंझावला केस में मृतका अंजलि के परिवार ने दिया सुल्तानपुरी थाने के सामने धरना। हत्या का केस दर्ज करने की मांग। 13 जनवरी से दिल्ली में लगेगा ऑटो एक्सपो 2023। एक्सपो में दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जलवा। 30 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनियां लेंगी हिस्सा, लेकिन नहीं दिखेंगे बड़े ब्रांड। तमाम पचड़ों के बाद शाहरुख ने ली राहत की सांस। फिल्म रिलीज से 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ पठान का ट्रेलर। दमदार लुक में नजर आए किंग खान। चोट लगने के चलते आईपीएल से बाहर हुए खिलाड़ी के लिए बीसीसीआई का नियम है कि रोड एक्सीडेंट में जो भी घायल होगा उसे पूरी सैलरी मिलेगी। रोड एक्सीडेंट में ऋषभ पंत हाल ही में घायल हुए हैं। आईपीएल नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा की खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों में सबसे ऊपर बनी खबर से। खबर है जूनियर महिला कोच से सेक्सुअल हरेसमेंट केस मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री पूर्व हॉकी प्लेयर संदीप सिंह मामले से जुड़ी। चंडीगढ़ पुलिस जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हरेसमेंट केस के मामले में मंत्री जी से लगातार पूछताछ कर रही है, सवाल कर रही है। 7 घंटे में पुलिस ने मंत्री जी से 202 सवाल किए। इन सवालों में संदीप सिंह से महिला कोच से मुलाकात, घर बुलाने की क्या वजह रही, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर बातचीत से जुड़े सवाल भी शामिल थे। सवालों के जवाबों के दौरान संदीप सिंह ने कहा कि वो महिला कोच से इस दौरान सिर्फ 3 बार मिले हैं। पहली मुलाकात मार्च 2021 में हुई, दूसरी जुलाई में और तीसरी दिसंबर में हुई, जबकि महिला कोच ने अपने ट्रांसफर को लेकर भी उनसे बात की थी। बताते चलें कि जूनियर महिला कोच और मंत्री संदीप सिंह से पूछताछ पूरी करके अब एसआईटी दोनों के जवाबों का क्रॉस बना रही है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों से पूछताछ की जा सकती है। साथ ही ऐसी भी संभावना है कि एसआईटी की टीम आगे की जांच के लिए महिला कोच के पैतृक गांव जा सकती है, क्योंकि एसआईटी की पूछताछ के दौरान संदीप सिंह से जो सवाल हुए हैं उसमें जो सबूत संदीप सिंह ने दिए हैं पुलिस को, उनके बाद महिला कोच के पारिवारिक विवादों की जानकारी भी यहां पर एसआईटी को संदीप सिंह ने दी है। यहां आपको बताते चलें कि हाल ही में जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे पर जोर देते हुए कहा था कि जब तक संदीप सिंह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष जांच जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस मामले में बयान देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जूनियर महिला कोच के इस बयान पर हाल ही में सीएम खट्टर ने बयान दिया है। उनका कहना है कि इस विवाद में मेरी न तो महिला से न ही मंत्री जी से कोई बात हुई है। हाँ, मैंने मंत्री जी को मैसेज ज़रूर किया था कि वो जाकर अपने मंत्रालय का कामकाज संभालें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि महिला कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पर हुई है, तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि इन आरोपों के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। संदीप सिंह से महकमा वापस लिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला तब होगा जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी।
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे जोश के साथ हर दिन तय सफर पूरा कर रही है। घने कोहरे, कड़कती ठंड के बीच राहुल गांधी पार्टी नेताओं और अपने समर्थकों के बीच पूरे जोश और तेज रफ्तार कदमों से एक टी शर्ट पहने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा में दूसरे चरण को पूरा करने के बाद आज जिस अगले प्रदेश में यात्रा दाखिल होगी वो है पंजाब। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा में है। हरियाणा में दूसरे चरण की यात्रा 5वें दिन अंबाला सिटी पहुंची। बता दें कि अंबाला दबंग गृह मंत्री अनिल विज का गृह क्षेत्र है। घने कोहरे के बीच सुबह 6 बजे राहुल की यात्रा शाहपुर से शुरू हुई और अंबाला कैंट से होते हुए जडली पुल के जरिए अंबाला सिटी पहुंच गई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडर और एक्टर राज बब्बर भी दिखाई दिए। मॉर्निंग ब्रेक हुआ अंबाला सिटी के सैनी भवन में। आगे की यात्रा हरियाणा से निकलकर शंभू बॉर्डर होते हुए पंजाब में एंट्री लेगी और राहुल गांधी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाएंगे। पूरी यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट खासी चर्चाओं में है कि कड़कड़ाती ठंड में भी राहुल गांधी एक टी शर्ट में यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब अब राहुल ने खुद दिया। केरला में काफी गर्मी लगी, फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। जब कपकपाती ठंड लगेगी तो ही स्वेटर पहनूंगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदलते माहौल, बदलते दौर में इंसान की सहनशीलता खत्म हो रही है। गुस्सा, झल्लाहट इतना बढ़ चुका है कि अनजाने में ही आपके हाथों कोई गंभीर गुनाह हो जाता है। चिंता की बात यह है कि वयस्कों से अलग ऐसे गुनाह नाबालिगों के हाथों भी हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आई है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में ग्रीन बेल्ट पार्क में पेड़ पर चढ़ने के मुद्दे को लेकर 2 नाबालिगों के बीच इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ कि एक ने दूसरे की जान ही ले ली। दोनों नाबालिगों की उम्र 13 और 14 साल बताई जा रही है। बहस के बीच 13 साल के नाबालिग ने दूसरे नाबालिग के सिर पर इतनी तेजी से वार किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाले नाबालिग का नाम मोहित बताया जा रहा है, जो बल्लभगढ़ का रहने वाला था। 7वीं कक्षा में मोहित पढ़ता था और अपने माता पिता की वो इकलौती संतान था। नाबालिग के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डंडा मारने वाले नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आज मंगलवार को नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां केक बनवाने के बहाने लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने विरोध करने पर महिला डॉक्टर को मौत के घाट उतारा और लूटपाट कर फरार हो गए। घटना कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित एक घर में ही चल रहे क्लिनिक की है। ये घर और क्लिनिक डॉक्टर अतुल अरोड़ा और उनकी पत्नी विनीता अरोड़ा चलाते थे। जहां विनीता अरोड़ा केक बनाने का भी काम करती थी, तो 4 बदमाशों ने केक बनवाने के बहाने से घर में एंट्री ली। घर की सभी सदस्यों और नौकरों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान जब डॉक्टर विनीता ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने विनीता के सिर पर लगातार कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। बदमाशों के भागने के बाद घर वालों ने
पुलिस को इत्तला की। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला डॉक्टर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए। बदमाशों की धरपकड़ के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बताया जा रहा है कि लूटपाट कर फरार हुए बदमाश मोबाइल फोन और ज्वेलरी के साथ साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। हालांकि लूटपाट कर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाशों का फुटेज वहां लगे एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, जिसमें बदमाश एक स्विफ्ट कार में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस घटना के बाद आईएमए कुरुक्षेत्र ने डॉक्टर विनीता अरोड़ा की मर्डर के बाद मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया। आईएमए का कहना है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं होती रहीं तो रात के वक्त आए मरीजों का इलाज करने से डॉक्टर भी कतराने लगेंगे। अब खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 49 में जबरदस्त आग लगने से करीब 200 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में 150 से ज्यादा सिलेंडर भी फटे। आग लगने की घटना सेक्टर 49 के पास बसे घसोला गांव की बताई जा रही है, जहां करीब 12 बजे के आसपास अचानक भड़की आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। आशंका है कि किसी एक झुग्गी में खाना बनाते हुए आग लगी होगी, जो तेजी से और झुग्गियों में भी फैल गई। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए शहर के 4 दमकल केंद्रों से दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रवाना हुई और आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि 200 झुग्गियों को तब तक राख कर गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। घसोला गांव में जहां ये झुग्गियां हैं, वहां 2 साल पहले भी झुग्गियों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ था। इस इलाके में करीब 1000 झुग्गियां हैं, जहां टीन शेड्स की झुग्गियां बसाकर लोगों से किराया वसूला जा रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसा हादसा झुग्गियों से सटे सेक्टर 49 के रिहायशी क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आज के हरियाणा बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश की सुर्खियों और हरियाणा की खास खबरों के साथ। खबरों और नए मुद्दों पर विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए देश रोजाना के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।